हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 28 सितंबर। हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर्ड है द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो आज की पहली न्यूज़ ये देख सकते हैं कि फिनलैंड अपनी नेवल बेस अभी बनाने की सोच रही है रशिया की 2 किलोमीटर बॉर्डर के आसपास। तो इम्पॉर्टेंट है नेटो, इसे देख लेते हैं। तो नेटो की फुल फॉर्म क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसे नॉर्थ अटलांटिक अलाइंसेस भी कहा जाता है। इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलाइंस है जिसमें 32 मेंबर स्टेट हैं, 30 यूरोपियन, 2 नॉर्थ अमेरिकन। ठीक है। और ये इस्टेब्लिश की गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। नेटो सिक्योरिटी सिस्टम है, कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है, याद रखना। इट इंडिपेंडेंस मेंबर स्टेट अग्री टू डिफेंड ईच अदर अगेंस्ट अटैक बाय थर्ड पार्टी। यानी अगर जो नेटो मेंबर्स किसी पे अगर अटैक की जाती है नॉन नेटो मेंबर्स से के द्वारा, तो सारी जितने भी मेंबर्स हैं नेटो की, वो मिल के उस नॉन जो नेटो कंट्री है यानी थर्ड पार्टी उस पर अटैक करेगी। मेन हेडक्वार्टर्स का है तो ब्रुसल्स बेल्जियम में, और नेटो के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स का है तो मोन्स बेल्जियम में। अब ये 10 फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन है नेटो की? तो बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, ये सारी है कंट्री। पर आपसे फाउंडिंग मेंबर्स के बारे में यूपीएससी इतनी डिटेल में नहीं पूछेगी, पर आपसे जनरल स्टेटमेंट पूछ सकती है कि इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर है नेटो की। ठीक है। या ऐसे स्टेटमेंट आ सकता है कि इंडिया फाउंडिंग मेंबर्स है नेटो की, पर इंडिया ने इससे विड्रॉ कर लिया है। ऐसे भी नेगेटिव स्टेटमेंट आ सकती है, तो याद रखनी है इंडिया ना ही मेंबर है ना ही फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है। स्वीडन ने रिसेंटली 2024 में ही मार्च में ज्वाइन किया है नेटो को। अब दूसरी न्यूज़ को देखेंगे। ये इलेक्शन कमीशन के बारे में न्यूज़ पर्टिकुलर आई हुई है। ठीक है। तो इसे हम देखेंगे प्रीलिम्स के हिसाब से। इसमें इस आर्टिकल में कुछ खास डिटेल नहीं है, बस बॉडी ही इंपॉर्टेंट है, उसे देख लेंगे हम। तो इलेक्शन कमीशन परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है। काम क्या करती है? तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करती है कंट्री में। इलेक्शन कमीशन ऑल इंडिया बॉडी है, और याद रखनी है ये दोनों के लिए है, यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के लिए। इलेक्शन कमीशन कंसर्न नहीं है इलेक्शन जो भी पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ में होती हैं, आपको याद रखनी है। उसके लिए कौन कंसर्न है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सेपरेट प्रोविजन बनाया है स्टेट इलेक्शन कमीशन की। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन देखती है इलेक्शंस जो भी पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ की होती हैं। आगे बढ़ते हैं। 1950 से लेकर 1989 तक ये वन मेंबर बॉडी थी। इसमें सिर्फ एक ही इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। पर 1989 के बाद इससे इसमें 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स को ऐड कर दिया गया। ठीक है। फिर ये 3 मेंबर्स बॉडी बन गई, फिर रिमूव कर दिया गया 2 मेंबर्स को, फिर 1 मेंबर बॉडी बन गई, फिर इसमें दोबारा 2 मेंबर्स को ऐड किया गया। ठीक है। तो ऐसे चेंजेस होती रही हैं इलेक्शन कमीशन में। पर अभी एज ऑफ नाउ आपको याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी है जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 और इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर्स और जो अदर इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनके पास इन तीनों के पास इक्वल राइट्स होती है, इक्वल सैलरी होती है, इक्वल अलाउंसेस होती है। सिमिलर किसकी रहती है? तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 6 इयर्स या 65 ईयर एज तक ये ऑफिस को होल्ड करते हैं। ठीक है। और रिमूव की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट की जज को, जैसे रिमूव किया जाता है वैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव किया जाता है सेम ग्राउंड्स पे। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सी भी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं की गई है इलेक्शन कमिश्नर्स या चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए, याद रखनी है आपको। यहाँ तक कि टर्म्स भी स्पेसिफाइड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कितनी टर्म इलेक्शन कमिश्नर की होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर है उसे रोका भी नहीं है। वो चाहे तो फर्दर गवर्नमेंट की ऑफिसेस को होल्ड कर सकते हैं फ्यूचर में। इलेक्शन कमीशन को कौन असिस्ट करता है? इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करता है डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स जो ड्रॉन किए जाते हैं सिविल सर्विसेज से। और स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन को कौन असिस्ट करता है? तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो अपॉइंट किए जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन पे, याद रखनी है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और अदर कमिश्नर्स किसके द्वारा किए जाते हैं? तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है एमपॉक्स के बारे में कि केरला ने एक और केसेस को ऐसी अभी रजिस्टर किया है। तो हम एमपॉक्स के बारे में देख लेते हैं। बहुत बार ऑलरेडी देखा हुआ है, पर एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इसे। तो इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है, याद रखनी है, जो ह्यूमन एनिमल्स दोनों में होती है। रैशेज हो जाती हैं जो बाद में फोड़े यानी ब्लिस्टर की फॉर्म ले लेती है। ठीक है। और फीवर हो जाती है,
सूजन भी हो जाती है लंप नोड्स में। अगर इन्फेक्शन माइल्ड हो तो खुद ब खुद रिकवर कर लेते हैं इंडिविजुअल, अगर ज़्यादा है तो फिर ट्रीटमेंट चाहिए होती है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है कैसे? तो डायरेक्ट कांटेक्ट अगर इन्फेक्टेड स्किन से हो रही है, या बॉडी फ्लूइड्स, या सेक्सुअल कांटेक्ट अगर है, तो ये एम्पॉक्स फैल जाती है ह्यूमन टू ह्यूमन में। अभी तो कोई वैक्सीन एम्पॉक्स की नहीं है, पर स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वही इफ़ेक्टिव अभी साबित हो रही है, इसमें कारीगर हो रही है, तो इसी को ही यूज़ किया जा रहा है इसके अंदर। कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एम्पॉक्स के लिए अवेलेबल नहीं है, आपको याद रखनी है। एम्पॉक्स एंडेमिक कहाँ है? तो सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में। और कुछ सेवरल जो स्पीसीज है मैमल्स की, उन्हें सस्पेक्ट किया गया है कि वो नेचुरल रिजर्वायर हो सकते हैं एमपॉक्स के। हालांकि नाम इसकी मंकी पॉक्स है, पर हमारे पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि जहां हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि मंकी पॉक्स बंदरों यानी मंकी से ही होती है। पहली ह्यूमन केसेस कहाँ आइडेंटिफाई की गई थी? तो याद रखना है 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ये एंडेमिक कहाँ है और पहली केसेस कहाँ देखी गई है, इस पे यूपीएससी इंटरचेंज करके आपसे पूछ सकती है, इसलिए आपको याद रखना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है जहाँ पे यूके ने सपोर्ट किया इंडिया की परमानेंट मेंबर बनने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। और अभी आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अभी मीटिंग चल रही है, राइट? वहाँ पे इंडिया के द्वारा ये बात उठाई गई थी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स आनी चाहिए। तो यूनाइटेड किंगडम है, इन्होंने सपोर्ट किया है इंडिया की कि इंडिया को परमानेंट मेंबर की सीट मिलनी चाहिए। अब हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल शॉर्ट फॉर्म है यूएनएससी। ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की, आपको याद रखनी है। काम क्या करती है? तो इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को ये इंश्योर करती है, उसी में ये वर्क करती है। हेडक्वार्टर्स का है तो न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स। और क्या क्या चीज़ पावर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास? तो पीस कीपिंग ऑपरेशंस ये चलाती है, इंटरनेशनल सैंक्शन लगाती है, ऑथराइज मिलिट्री एक्शन भी ये करती है। और ये इकलौती यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये यूएन की एक बॉडी है जिसके पास अथॉरिटी है कि ये रेजोल्यूशन को इशू करती है जो बाइंडिंग रहती है मेंबर स्टेट्स पे। तो आपको याद रखनी है। और ये कब क्रिएट की गई थी? तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसे क्रिएट किया गया था। तो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसके अंदर 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इसी पे रिफॉर्म्स के लिए बात की गई। तो कौन कौन से मेंबर्स हैं? तो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, ये 5 कंट्रीज़ हैं जो परमानेंट मेंबर हैं। ठीक है, और ये विक्टर साबित हुए थे वर्ल्ड वॉर 2 में, इसीलिए इन्हें परमानेंट मेंबर के तौर पे देखा गया था। बढ़ते हैं आगे। अब 10 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2 ईयर टर्म्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। आपको यहाँ ध्यान देना है कि इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर में आती है। ठीक है, और ये डेटा आप देख सकते हैं कि 8th टाइम 2021 में इंडिया को इलेक्ट किया गया था। ठीक है, और G4 कंट्रीज़ के बारे में भी आप दिमाग में ज़रूर रखें कि G4 कंट्रीज़ एडवोकेट करती हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स के लिए। तो G4 कंट्रीज ये कौन कौन है? G4 कंट्रीज तो इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील। ठीक है, इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, ये G4 कंट्रीज है। और ये पर्टिकुलर आर्टिकल में G4 के बारे में भी मेंशन की गई थी कि ये जो 4 कंट्रीज हैं इन्हें मौका देना चाहिए यू कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट को होल्ड कर सके। और रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी है, ऐसा इन्होंने कहा कि ब्रॉड अगर हम करते हैं अपनी परमानेंट सीट को तो अच्छी एक डेवलपमेंट और यूनाइटेड नेशन की एक अच्छी अम, एक माइलस्टोन हम सेट कर सकते हैं अगर रिफॉर्म्स होती हैं। तो ये इनके द्वारा जनरल बात कही गई। ठीक है, अब इंडिया को मिलेगी परमानेंट सीट या नहीं मिलेगी वो तो आगे न्यूज़ में आएगी तब हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आपको ये जो बेसिक फैक्ट्स है इसे याद रखना होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब ब्रह्मोस एयर स्पेस के बारे में बात की गई है कि वहाँ जॉब कोटा प्रोवाइड की जाएगी अग्निवर्ष के लिए। ठीक है, अब हम ब्रह्मोस के बारे में देख लेंगे, प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ब्रह्मोस को PJ-10 भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखनी है ये मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, जो लॉन्च की जा सकती है सबमरीन से, शिप से की जा सकती है, फाइटर एयरक्राफ्ट से की जा सकती है और मिलिट्री मिसाइल व्हीकल से भी की जा सकती है। ये जॉइंट वेंचर है किसकी? तो DRDO जो इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और रशिया फेडरेशन की जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, उन दोनों के बीच में ये जॉइंट वेंचर है। ठीक है, मिसाइल बेस्ड है P-800
ओनिक्स पे। तो ये P-800 ओनिक्स आपको याद रखनी है, ये रशिया की सुपरसोनिक एंटी क्रूज मिसाइल है, इसी पे ये बेस्ड है। और ब्रह्मोस का नाम कैसे रखा गया, तो इन दो जो रिवर है, एक रशिया की और एक इंडिया की, उन दोनों को मर्ज करके ब्रह्मोस का नाम दिया गया है। आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया और मोस्कावा रिवर जो रशिया में, इन दोनों के नाम को मर्ज करके ब्रह्मोस नाम रखा गया है इस मिसाइल की। तो याद रखनी है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये, मीडियम रेंज की, ठीक है। इस आर्टिकल में बस इतनी ही जानकारी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स की जो टीम है, उन्होंने एक पीक पे अपनी कदम रखी और उस पीक का नाम है टीशांग्यांग गायस्टो पीक, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश पे है और इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि ये जो पर्टिकुलर पीक है, इसकी नाम अभी जो फिलहाल है टीशांग्यांग गायस्टो पीक, इसे चेंज करके जो दलाई लामा है उनके नाम से इसे चेंज किया जाएगा। तो ये आर्टिकल यही आई हुई थी कि चाइना ने कहा कि ये इलीगल है और ये नल एंड वॉइड है, ऐसा नाम इंडिया नहीं रख सकती है, क्योंकि चाइना का कहना है कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है। अब कौन कौन सी एरिया डिस्प्यूटेड है, अभी आप आगे मैप है उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन कौन सी है, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग में, या ऐसे ज्योग्राफी की है तो यूपीएससी पूछ सकती है, या अगर नहीं भी पूछती है तो हमें बेसिक इतनी आइडिया होनी चाहिए इंडिया में, अगर हम इंडिया के सिटीज़न हैं तो, ठीक है। तो K2 माउंटेन, ये इसे माउंट गुडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, ये काराकोरम रेंज में है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, आपको याद रखनी है। कंचनजंगा, ये नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे है, तो सिक्किम में है, याद रखनी है, ग्रेट हिमालय की पार्ट है ये। और नंदा देवी उत्तराखंड में है, गढ़वाल माउंटेन रेंज में है ये। और कैमेट, ये जस्कर रेंज में है, जो गढ़वाल माउंटेन रेंज की ही पार्ट है उत्तराखंड की। तो ये कुछ है हाईएस्ट पीक इंडिया की। अब हम देख लेते हैं मैप। अब ये जो मैप है, ये सारी डिस्प्यूटेड एरिया है, जैसे गालवान वैली हो गई, स्काई चीन हो गई, लाइन ऑफ कंट्रोल हो गई, तवांग हो गई, अरुणाचल प्रदेश। अब चाइना का क्या कहना है कि अरुणाचल प्रदेश ये जो है, ये चाइना की पार्ट है और इस पे इंडिया अपनी कंट्रोल क्लेम करती है, ठीक है। तो इसीलिए अब चाइना ने कहा कि ये अरुणाचल प्रदेश वाली जो ये पीक है, टीशांग्यांग गाएस्टो पीक, इसकी नेम इंडिया चेंज नहीं कर सकती है, क्योंकि ये चाइना का पार्ट है, ठीक है। इसलिए ये पर्टिकुलर थी। आपको याद रखनी है ये पीक कहाँ है, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प कर सकती है आपको, यूपीएससी मैच द फॉलोइंग में पिक्स को पूछ सकती है, ठीक है। अब ये एक न्यूज़ आई है जहाँ लॉन्ग रेंज रॉकेट्स के बारे में बात की गई है। तो इस आर्टिकल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो मेंशन है ये पिनका के बारे में, ये इंडिजिनियसली मल्टी रॉकेट लॉन्चर है, याद रखनी है, जो डेवलप की गई है डीआरडीओ के द्वारा। इंडियन आर्मीज के लिए इसे डेवलप किया गया था और ये स्ट्राइक कर सकती है 1 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक। अब पिनका, ये आप देख सकते हैं, इमेज आप देख सकते हैं यहाँ। अगर आपको अगर विजुअल है तो आप ट्राई करिए इसे देखने की, ठीक है। ये रॉकेट लॉन्चर है पिनका। अब इसमें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में प्रलय के बारे में मेंशन है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है प्रलय। और निर्भय भी मेंशन थी, निर्भय सब सॉनिक क्रूज मिसाइल है, आपको याद रखनी है, ठीक है। ये कुछ पिनका, प्रलय, निर्भय आप याद रख सकते हैं। मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी पूछ सकती है, क्योंकि मिलिट्री वगैरह के बारे में भी यूपीएससी पूछने लगी है। और दो रॉकेट सिस्टम के बारे में मेंशन है, इसे देख लेते हैं। हाइमार्स रॉकेट सिस्टम, ये यूनाइटेड स्टेट्स की है। और एरिया डिनायल म्यूनिटेशन रॉकेट सिस्टम, ये इंडिया की है। अब यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि रिसेंटली ये सिस्टम देखी गई हैं, ये कौन कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, किस कंट्री से रिलेटेड है, क्योंकि रॉकेट सिस्टम पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कई बार, ठीक है। तो याद रखनी है इसे। बढ़ते हैं आगे। ये एक न्यूज़ आई है, ब्रिक्स की अभी मीटिंग चल रही थी, राइट, इसीलिए। तो हाई लेवल अभी मीटिंग चल रही थी, इसलिए ये पर्टिकुलर आर्टिकल आई है। तो ब्रिक्स, यहाँ पे ब्रिक्स के अलावा क्वाड और एससीओ के बारे में भी जिक्र की गई थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में भी जिक्र की गई थी, ठीक है। तो हम देखेंगे एक एक करके ब्रिक्स के बारे में, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो ब्रिक्स क्या है, तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जियोपॉलिटिकल ब्लॉक है, ठीक है, जहाँ पे एनुअली इसकी सबमिट होती है। ब्रिक्स के सारे मेंबर्स मिलते हैं और मल्टीलैटरल पॉलिसीज़ पे कोऑर्डिनेट करते हैं और डिस्कस करते हैं। कौन कौन मेंबर है ब्रिक के, तो यहाँ देख सकते हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये तो अभी फ़िलहाल मेंबर्स है इतने, पर फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन है,
तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। तो चार कंट्रीज़ ने ही मिलकर ब्रिक्स को बनाया है, याद रखना है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। और इसकी पहली जो समिट कहाँ हुई थी, तो येकटेरिनबर्ग में हुई थी पहली समिट 2009 में। और एक साल बाद यानी 2010 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स ब्लॉक को ज्वाइन किया था। आपको याद रखनी है कि ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये जो चार कंट्रीज़ हैं, इन्होंने ज्वाइन किया है ब्रिक्स को इसी ईयर 1 जनवरी 2024। आप देख सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी आपसे ब्रिक के बारे में या तो पूछ ले, या आपसे पूछ ले मेंबर कौन कौन हैं, या फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन हैं, या रिसेंटली कौन कौन से मेंबर ऐड हुए हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। बढ़ते हैं आगे। ब्रिक्स की यहाँ कुछ डिटेल्स हैं, फैक्ट्स हैं, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो 30% वर्ल्ड की लैंड सरफेस ब्रिक मेंबर्स कवर करते हैं, और 45% ग्लोबल पॉपुलेशन को। ये ब्रिक्स की टर्म कोई कंट्री के द्वारा इंट्रोड्यूस नहीं की गई थी, ये एक पब्लिकेशन में आई थी, बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक्स ब्रिक्स बाय जिम ओ नीली। इन्होंने बताया ब्रिक्स का टर्म पहली बार इन्होंने यूज़ किया था। और 2000 तो ये एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन है। 2013 में फिफ्थ ब्रिक की समिट जो हुई थी डरबन, वहीं पे सोचा गया था न्यू डेवलपमेंट बैंक को इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक सेटअप कब हुई, तो नेक्स्ट ईयर यानी 2014 में। हेडक्वार्टर्स का है शंघाई, चाइना में। और ब्रिक्स कि ये जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में किसने आइडिया दिया हुआ था, तो इंडिया ने दिया हुआ था। फोर्थ ब्रिक्स समिट जो 2012 में हुई थी दिल्ली में, वहाँ। और ब्रिक्स की ये समिट अभी कजान, रशिया में होने वाली है, आपको याद रखनी है। और कजान, रशिया में ये जो मीटिंग होगी वो अक्टूबर में ये होने वाली है, अभी हुई नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर यानी 2025 में यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछती है, तो वहाँ आपसे पूछ सकती है कि ब्रिक्स की रिसेंटली समिट कहाँ हुई थी, या कजान में हुई थी, ऐसे जनरल स्टेटमेंट आ सकती है, इसलिए आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम देखेंगे एससीओ के बारे में, जो मेंशन थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जो चाइना और रशिया के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। किनके द्वारा, तो चाइना और रशिया के द्वारा 2001 में। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर जियोग्राफिक स्कोप और पॉपुलेशन में अगर हम बात करें तो, इसलिए याद रखनी है स्टेटमेंट। 80% एरिया यूरेशिया की ये कवर करती है, और 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को। एससीओ सक्सेसर है, आपको याद रखनी है, शंघाई 5 की, जो 1996 में फॉर्म की गई थी चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजकिस्तान के द्वारा, ठीक है, याद रखनी है। ये शंघाई 5 की सक्सेसर है एससीओ, पर एससीओ किसने इस्टेब्लिश किया है, तो चाइना और रशिया ने। 2017 में आपको याद रखनी है, इंडिया और पाकिस्तान ने भी एससीओ को ज्वाइन किया हुआ था। और ईरान ने ज्वाइन किया है 2023 में। बेलारूस ने भी रिसेंटली 2024 में, देख सकते हैं जुलाई में ही इसे ज्वाइन किया है ब्रिक्स एससीओ को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो जाती है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है एससीओ की, तो बीजिंग, चाइना में। सेक्रेटेरिएट कहाँ है, तो ताशकेंट, उज्बेकिस्तान में। तो मेंबर कौन कौन है अभी, तो यहाँ आप देख सकते हैं, बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं क्वाड के बारे में। तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है, कौन कौन सी कंट्री के बीच में, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स। ये डायलॉग को इनिशिएट किनके द्वारा किया गया था, तो जापान कंट्री के द्वारा किया गया था 2007 में। 10 ईयर तक ये इनएक्टिव थी, फिर 2017 में आसियान समिट जो मनीला में हुई, वहाँ इसे दोबारा रिवाइव किया गया। क्यों रिवाइव किया गया है इसे, और क्यों लाया गया था, चाइना को काउंटर करने के लिए, उनकी मिलिट्री जो डिप्लोमेसी है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसे पर्टिकुलरली कहाँ, तो साउथ चाइना सी में जो है। ये एक आर्टिकल आई है जीएसटी काउंसिल के बारे में, कि गवर्नमेंट ऑफ मीटिंग होने वाली है, कंपनसेशन सेस पे बात की जाएगी। तो हम जीएसटी काउंसिल को देखेंगे, प्रीलिम्स के लिए यही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसे क्यों इस्टेब्लिश किया गया है, ताकि जीएसटी से जो भी रिलेटेड इश्यूज हैं उससे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट डील कर सके। ये एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो काम क्या करती है, तो पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करती है, रूल्स रेगुलेशन बनाती है जीएसटी सिस्टम को लेकर। अब 101th अमेंडमेंट एक्ट 2016 में जो लाई गई थी, जिससे जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई, राइट, 101 अमेंडमेंट याद रखनी है। तो इसी के अंदर आपको याद रखनी है कि आर्टिकल 279 ए के तहत ऐसी जीएसटी काउंसिल को बनाने की बात की गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 279 ए के तहत जीएसटी काउंसिल बनी है, और प्रेसिडेंट के द्वारा इसे बनाया गया है, आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट के पास एम्पावरमेंट दी गई थी कि वो कंस्टिट्यूट कर सकते हैं ऐसे जीएसटी काउंसिल को।
तो अब हम मेंबर्स देख लेते हैं। तो चेयरमैन कौन रहते हैं या चेयरपर्सन, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन कौन रहते हैं, तो मेंबर्स जितने भी स्टेट्स हैं वो आपस में खुद डिसाइड करके एक वाइस चेयरपर्सन को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। और कौन कौन मेंबर रहते हैं, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो चार्ज इंचार्ज रहते हैं रेवेन्यू या फाइनेंस से। मिनिस्टर ऑफ चार्ज अगर फाइनेंस टैक्सेशन से अगर लेनी हो, या कोई अदर मिनिस्टर नॉमिनेट स्टेट गवर्नमेंट करती है वहाँ से मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है। फिर चेयरपर्सन भी रहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम के, जो परमानेंट इनवाइटी हैं इसमें। और यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी इसके मेंबर्स होते हैं। अब जीएसटी में अगर काउंसिल में कोई सी भी डिसीजन अगर लेनी होगी या कोई सी भी सिस्टम अगर नई इंट्रोड्यूस करनी होगी, तो याद रखनी है वो कैसे होगी, तो मेजॉरिटी से होगी। वोट्स लिए जाएंगे उस पर, तो 2/3 वेटेज होनी चाहिए वोट्स की अगर कोई सी भी डिसीजन को पास करनी है तो, या अगर इम्प्लीमेंट करनी हो तो। याद रखनी है 2/3 वोटिंग वेटेज होनी चाहिए वोट्स की। और कोरम 50% होनी चाहिए, यानी जितने भी मेंबर्स हैं, कोरम मतलब क्या होता है, अटेंडेंस। जितने भी मेंबर्स हैं अगर वो 50% हैं टोटल मेंबर के, तभी मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। अगर 15% से कम अटेंडेंस है मेंबर्स की, तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग नहीं होती है। तो ये दो चीज़ें हैं आपको याद रखनी है, 2/3 वेटेज है वोट्स की, और 50% कोरम चाहिए होती है मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। अब ये एक बहुत बड़ी आर्टिकल है ये, जहाँ पे एक बनाना की स्पीसीज की बात की गई है जिसे जीआई टैग मिली है। तो नंजागुड़ रसाम्बले आपको याद रखनी है, ये क्या है, तो ये बनाना की स्पीसीज है जिसे जीआई टैग मिली है। और ये क्या कहाँ ये प्रोड्यूस होती है, कहाँ इसकी फार्मिंग होती है, तो कर्नाटक में होती है। ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ सकती है कि रिसेंटली ये टर्म देखी गई है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, राइट। और जिंजर वगैरह की स्पीसीज पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल, दो आर्टिकल आई है, इसे साथ में ही हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ हमास के बारे में बात की, और हिजबुल्लाह के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है इनके, तो इन दोनों के बारे में बात की गई है कि इन्हें इनसे अच्छे से वॉर किया जाएगा। और यहाँ पे बात की गई है कि कैसे हौती, यमन के जो हौती रेबिलियंस है वो मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रहे हैं सेंट्रल इसराइल में, राइट। तो ये थोड़ी चीज़ें हम देख लेंगे। सबसे पहले हम इसराइल का मैप देख लेते हैं। तो कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शुरू होती है, तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, यह है मेडिटेरियन सी। ये है लेक हुल्ला, अभी जहाँ मेरी कर्सर है ये है गोलान हाइट्स, जिस पे यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया है। ये है डेड सी, जॉर्डन और इसराइल के बीच में। ये है सी ऑफ गैलिली, जो इसराइल जॉर्डन के बीच में है। अभी जो मेरी कर्सर है इसके नीचे एक वाटर बॉडी देख सकते हैं, ये है गल्फ ऑफ अकाबा, जो रेड सी से कनेक्ट होती है। आपको याद रखनी है गल्फ ऑफ अकाबा, इससे कौन कौन सी कंट्री की बाउंड्री शेयर होती है, तो इजिप्ट, इसराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स हैं मैप जिससे हमने समझने की कोशिश की। अब कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इस साल जो न्यूज़ में अभी तक रही हैं, इसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हाउती रेबिलियन ये कहाँ के हैं, तो यमन के हैं। हमास इसराइल के हैं। हिजबुल्लाह लेबनान के हैं। M23 रेबल ग्रुप कहाँ के हैं, तो रवांडा। बोको हराम ये है नाइजीरिया के। अल सहबाब ये है सोमालिया के। मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ सकती है यूपीएससी, इसलिए आपको ये याद रखनी होगी। तो आज की न्यूज़ डिस्कशन में बस इतना ही जानकारी है। उम्मीद करूंगा कि बहुत सारी नई जानकारियां आपने सीखी होंगी आज। अगर आपने कुछ सीखा है तो लाइक वीडियो को ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।